नमस्कार साथियों, वायु गुरुजी में आपका हार्दिक स्वागत है। पिछली क्लास में दूसरा चैप्टर क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं को पूरा किया। आज तीसरा चैप्टर परमाणु एवं अणु यानी कि एटम एंड्स मॉलिक्यूल। परमाणु को सर्वप्रथम महर्षि कणाद ने प्रतिपादित किया। महर्षि कणाद के अनुसार परमाणु एक अविभाज्य सूक्ष्मतम कण है। महर्षि कणाद ने सबसे पहले बताया कि एक अविभाज्य सूक्ष्मतम कण है, जिसको उन्होंने नाम नहीं दिया था, सिर्फ कण बताया था। इसके बाद में अन्य दार्शनिक जैसे कि पक्कूदा कात्यायन ने कहा कि ये कण सामान्यतः संयुक्त रूप में पाए जाते हैं, जो हमें द्रव्यों के भिन्न भिन्न रूपों में यानी कि पदार्थों के भिन्न भिन्न रूपों को प्रदान करते हैं। वो ऐसे कण होते हैं जो संयुक्त रूप में पाए जाते हैं। ये किसने कहा था? ये दार्शनिक पक्कूदा कात्यायन ने कहा था। फिर एक लवाजिए एवं जोसेफ एल प्राउस्ट ने रासायनिक संयोजन के दो नियम दिए, यानी कि इन कणों के रासायनिक संयोजन के दो नियम दिए। सबसे पहला नियम इन्होंने दिया कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान संरक्षण का जो नियम है वो किसने दिया? जोसेफ एल प्राउस्ट एवं लवाजिए ने। लवाजिए जिसने तत्वों को सबसे पहले परिभाषित किया था। द्रव्यमान संरक्षण का नियम, इस नियम के अनुसार किसी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो सर्जन किया जा सकता है और न ही विनाश किया जा सकता है। दूसरा नियम है स्थिर अनुपात का नियम। कोई भी यौगिक दो या दो से अधिक तत्वों से निर्मित होता है। इनमें तत्वों का जो अनुपात होता है वो स्थिर होता है, चाहे वो उसे किसी भी स्थान से प्राप्त किया गया हो या किसी से भी बनाया गया हो, उनका जो अनुपात होगा वो स्थिर होगा। जैसे अब एक यौगिक लेते हैं जल, जिसके अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होता है, उनके द्रव्यमानों का जो अनुपात होता है वो सदैव 1:8 में विद्यमान होता है। जैसे 9 ग्राम अगर जल लेते हैं तो उसमें 8 ग्राम तो क्या होगा? ऑक्सीजन होगा और 1 ग्राम हाइड्रोजन होगा। ठीक है। इसी प्रकार अगर दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं अमोनिया का, तो अमोनिया यानी कि NH3, जिसमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का जो अनुपात होता है वो होता है 14:3, जिसमें 14 नाइट्रोजन और 3 हाइड्रोजन का अनुपात माना जाता है। प्राउस्ट के अनुसार किसी भी यौगिक में तत्व सदैव एक निश्चित द्रव्यमानों के अनुपात में विद्यमान होते हैं। ये किसने कहा था? ये प्राउस्ट महोदय ने कहा था कि किसी भी यौगिक में तत्व सदैव एक निश्चित द्रव्यमानों के अनुपात में विद्यमान होते हैं। सर्वप्रथम परमाणु का नाम डाल्टन ने दिया। डाल्टन के अनुसार सभी द्रव्य, चाहे तत्व हो, यौगिक हो या मिश्रण हो, वो सूक्ष्म कणों से मिलकर बने होते हैं, जिन्हें परमाणु कहा जाता है। ये डाल्टन ने परिभाषा दी थी परमाणु की कि सभी जो पदार्थ होते हैं, चाहे वो तत्वों से मिलकर बने हो, चाहे वह यौगिक से मिलकर बने हो या फिर मिश्रण से मिलकर बने हो, वो सभी सूक्ष्म कणों से मिलकर बने होते हैं, चाहे वह यौगिक हो, तत्व हो या मिश्रण हो। डाल्टन के सिद्धांत की विवेचना की गई, जिसमें बताया गया कि सभी द्रव्य परमाणुओं से निर्मित होते हैं, जो कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। यानी सभी पदार्थ होते हैं वो परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं और वो परमाणु रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। दूसरा कि परमाणु अविभाज्य सूक्ष्मतम कण है, जो रासायनिक अभिक्रिया में न तो सर्जित होते हैं और न ही उनका विनाश होता है। तीसरा कि दिए गए तत्वों के सभी परमाणुओं का द्रव्यमान और रासायनिक गुणधर्म समान होता है, उनका द्रव्यमान और रासायनिक गुणधर्म समान होता है। चौथा कि भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणुओं के द्रव्यमान और रासायनिक गुणधर्म भिन्न भिन्न होते हैं, यानी कि समान तत्वों के परमाणुओं का द्रव्यमान और गुणधर्म समान होता है, भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणुओं का द्रव्यमान और रासायनिक गुणधर्म भिन्न भिन्न होते हैं। और भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणुओं
परस्पर छोटी पूर्व संख्या के अनुपात में संयोग करके यौगिक बनाते हैं। यानी कि अलग अलग जो तत्वों के परमाणु होते हैं वो परस्पर छोटी और पूर्ण संख्या के अनुपात में संयोग करके एक यौगिक का निर्माण करते हैं। किसी भी यौगिक में परमाणुओं की सापेक्ष संख्या एवं प्रकार निश्चित होता है। यौगिक के अंदर परमाणुओं के सापेक्ष संख्या और उनके जो प्रकार होता है वो निश्चित पाया जाता है। फिर देखते हैं परमाणु। परमाणु क्या होता है? परमाणु सभी द्रव्यों की रचनात्मक इकाई होती है। कोई भी पदार्थ हो, उन पदार्थों का निर्माण परमाणुओं से होता है, उनकी रचना परमाणुओं से होती है। दूसरा है कि परमाणु हमारी कल्पना से भी छोटे होते हैं, यानी कि वो नगण्य होते हैं, इतने छोटे होते हैं कि उनको अपन देख नहीं सकते हैं। परमाणु की त्रिज्या है जिसको नैनोमीटर के अंदर मापा जाता है, nm, नैनोमीटर में मापा जाता है। 10⁻⁻9 मीटर 1 नैनोमीटर के बराबर होता है और 1 मीटर 10⁻9 नैनोमीटर के बराबर होती है। फिर देखते हैं कि परमाणु का सापेक्ष आकार किसके सापेक्ष? यहाँ एक साइड त्रिज्या दे रखी है मीटर में और दूसरी साइड उदाहरण दे रखे हैं। जैसे 10⁻−10 मीटर त्रिज्या वाला हाइड्रोजन परमाणु होता है। 10⁻−9 मीटर परमाणु त्रिज्या वाला जल के अणु होता है। 10⁻−8 वाला हीमोग्लोबिन अणु होता है। 10⁻−4 रेत का कण, 10⁻−3 चींटी और 10⁻−1 मीटर जिस त्रिज्या होती है सेब की। ठीक है। फिर देखते हैं कि विभिन्न तत्वों के परमाणुओं के प्रतीक कि जो तत्व होते हैं, तत्वों के जो परमाणु हैं उनके प्रतीक क्या है। सर्वप्रथम डाल्टन ने तत्वों के प्रतीकों का प्रयोग उस तत्वों की एक निश्चित मात्रा की ओर इंगित करना बताया कि जो डाल्टन ने बताया कि जो तत्वों के प्रतीक हैं वो उस तत्व की एक निश्चित मात्रा की ओर इंगित करता है। अर्थात प्रतीक तत्व की एक परमाणु को प्रदर्शित करता है। जैसे कि सबसे पहले हाइड्रोजन का ये प्रतीक माना जाता था, कार्बन का ये प्रतीक माना जाता था, ये ऑक्सीजन, फास्फोरस, सल्फर, आयरन, कॉपर, लेड, सीसा, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिना और मरकरी, पारा, ये इनके देखा जाए तो प्रतीक और साथ में परमाणुओं के नाम, इन तत्वों के नाम और इनके प्रतीक। फिर बर्जीलियस नामक वैज्ञानिक है, उन्होंने तत्वों के ऐसे प्रतीकों का सुझाव दिया जो उन तत्वों के नामों के एक या दो अक्षरों को प्रदर्शित करता था। यानी कि डाल्टन ने तो जो प्रतीक दिए वो प्रतीक दिए सीधे साधे कि एक निश्चित उनकी मात्रा होती है उसकी ओर इंगित करता है। लेकिन बर्जीलियस आए, उन्होंने तत्वों के ऐसे प्रतीकों का सुझाव दिया जो उन तत्वों के जो नाम हैं उनका पहला या दूसरा अक्षर जो होता है उसको प्रदर्शित करता है। प्रारंभ में तत्वों के नामों की व्युत्पत्ति उन स्थानों से की गई जहाँ से सर्वप्रथम वो पाए गए। सबसे पहले तत्वों के नाम की जो उत्पत्ति है वो वहाँ से की गई कि जहाँ से वो तत्व उत्पन्न हुए, जिस स्थान से वो तत्व हमें पाए गए उन स्थान पर। जैसे कॉपर का नाम साइप्रस रखा गया, जो कि साइप्रस से उत्पन्न हुआ था, इसलिए कॉपर को Cu लिखते हैं। कुछ तत्वों को उनके विशिष्ट रंगों से नामित किया गया, जैसे कि स्वर्ण को गोल्ड कहा जाता है, का नाम अंग्रेजी के शब्द से लिया गया है जिसका अर्थ होता है पीला। स्वर्ण यानी कि जो गोल्ड जो होता है जिसका अर्थ होता है पीला, इसका कलर पीला होता है, इसलिए इसके रंगों के आधार पर कुछ तत्वों के नाम दिए गए। फिर एक संस्था आई IUPAC। कौन सी संस्था? IUPAC यानी कि इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड एप्लाइड केमिस्ट्री, एक अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक संस्था जो तत्वों के नाम, प्रतीक और मात्रक को स्वीकार
स्वीकृति देती है। यानी कि IUPAC एक अंतर्राष्ट्रीय ऐसी वैज्ञानिक संस्था है जो तत्वों के नामों को, प्रतीकों को और मात्रकों को स्वीकृति प्रदान करती है। किसी भी तत्व के पहले अक्षर को सदैव बड़े अक्षर में, ये इनके नियम है IUPAC के नामकरण का, कि सबसे पहले किसी भी तत्व का नामकरण करते हैं तो उसका प्रतीक के लिए सबसे पहले अक्षर जो होता है वो सदैव बड़ा अक्षर होना चाहिए। दूसरे अक्षर को छोटे अक्षर में यानी स्मॉल लेटर में लिखा जाता है। जैसे हाइड्रोजन है तो इसका प्रतीक H, एल्यूमिनियम है तो इसका पहला अक्षर तो A बड़ा कैपिटल में और दूसरा जो आता है L स्मॉल में आता है, एल्यूमिनियम Al इसका प्रतीक होता है। इसी प्रकार कोबाल्ट में पहला जो अक्षर है C कैपिटल में और O आता है वो स्मॉल में आता है, ये CO कोबाल्ट का प्रतीक माना जाता है। ऐसे ही कुछ तत्वों को, प्रतीकों को लैटिन, जर्मन और ग्रीक भाषाओं में उनके नामों से बनाया गया। कुछ तत्वों को, यानी कि कुछ तत्व जो थे उनके प्रतीक को सदैव उनके नाम से पहले अक्षर बड़ा और दूसरा अक्षर छोटे के रूप में लिखा जाता था। कुछ तत्व ऐसे आए जिनके प्रतीकों को लैटिन भाषा में या जर्मन भाषा में या ग्रीक भाषाओं में उनके नामों को बनाया गया। जैसे लोह है, लोहे का जो लैटिन भाषा है, लोहे का जो आयरन जो है इसका प्रतीक F ही लिखते हैं। फेरम, फेरम एक लैटिन भाषा का व्युत्पन्न माना जाता है। दूसरा तत्व जैसे कि सोडियम है, सोडियम का प्रतीक Na लिखते हैं जो कि नेट्रियम का व्युत्पन्न है। ठीक है, फिर देखते हैं कि पोटेशियम, पोटेशियम को K से लिखते हैं जो कि कैलियम का व्युत्पन्न माना जाता है। ठीक है, और ऐसे कई तत्व हैं जिनका जो नाम है उनके लैटिन, जर्मन या ग्रीक भाषाओं के नामों से लिया गया है। इस प्रकार प्रत्येक तत्व का जो नाम है वो एक अद्वितीय रासायनिक प्रतीक होता है, यानी कि इनके जैसा विश्व भर के अंदर कहीं दूसरे नाम नहीं मिलेंगे। इनका एक स्पेशल नाम होता है जिनको पूरे विश्व के अंदर इन्हीं नामों से जाना जाता है। फिर आता है परमाणु का द्रव्यमान। परमाणु द्रव्यमान या एटम मास। प्रत्येक तत्व का एक अभिलाक्षणिक परमाणु द्रव्यमान होता है। प्रत्येक जो तत्व है उनका एक अभिलाक्षणिक द्रव्यमान होता है। एक जैसे कि एक यौगिक कार्बन मोनोऑक्साइड, एक यौगिक लेते हैं CO कार्बन मोनोऑक्साइड, जो 3 ग्राम कार्बन और 4 ग्राम ऑक्सीजन के संयोजन से निर्मित हुई है। यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड नाम का एक यौगिक है जो 3 ग्राम ऑक्सीजन, 3 ग्राम कार्बन और 4 ग्राम ऑक्सीजन के संयोजन से निर्मित हुआ है। यानी कि कार्बन अपने 4/3 गुना अधिक द्रव्यमान वाले ऑक्सीजन के साथ में संयुक्त होती है। परमाणु द्रव्यमानों को AMU, परमाणु द्रव्यमान जो है उसको AMU से प्रदर्शित करते हैं। वर्तमान में U यानी कि यूनिफाइड द्रव्यमान से भी प्रदर्शित करते हैं। वर्तमान के अंदर इसको म्यू लिखा जाता है, यूनिफाइड द्रव्यमान से प्रदर्शित किया जाता है। सन 1961 में परमाणु द्रव्यमानों को ज्ञात करने के लिए कार्बन 12 समस्थानिक प्रणाली जो थी, जिसको आइसोटोप कहते हैं, इसको मानक इकाई माना गया, जो एक परमाणु द्रव्यमान के 1/12वें भाग को मानक परमाणु द्रव्यमान इकाई के रूप में लेते हैं। यानी कि 1961 के अंदर परमाणु द्रव्यमान जो है उनको ज्ञात करने के लिए कार्बन 12 जो समस्थानिक हैं आइसोटोप, उसको एक मानक इकाई के रूप में लिया गया, जो एक परमाणु द्रव्यमान के 1/12वें भाग को मानक परमाणु द्रव्यमान इकाई के रूप में लेते हैं। जैसे कुछ तत्व दे रखे हैं, उनके परमाणु द्रव्यमान दे रखे हैं म्यू में। सबसे पहले है कि हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का जो परमाणु द्रव्यमान होता है वो होता है 1 म्यू, कार्बन 12 म्यू, नाइट्रोजन 14 म्यू, ऑक्सीजन 16 म्यू, सोडियम 23, मैग्नीशियम 24, सल्फर 32, क्लोरीन 35.5, कैल्शियम 40, जिंक 65 और पोटेशियम 39। ये कुछ तत्व थे जिनके परमाणु द्रव्यमान दे रखे हैं म्यू में। अब आता है परमाणु अस्तित्व।
अधिकांश तत्वों के परमाणु स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में नहीं रह पाते हैं। अधिकांश तत्व ऐसे हैं जिनके परमाणु हैं वो स्वतंत्र रूप में नहीं रहते हैं। इन परमाणु अणु या आयन बनाते हैं। ये जो परमाणु होते हैं ये अणु बनाते हैं या आयन बनाते हैं। ये अणु अथवा आयन अत्यधिक संख्या में ये अणु या आयन जो है वो अत्यधिक संख्या में पुंजित होकर वह द्रव्यमान बनाते हैं जिसे हम देख सकते हैं। यानी कि संयुक्त होकर ऐसा द्रव्यमान बनाते हैं जिसको हम देख सकते हैं या अनुभव कर सकते हैं या हम छू सकते हैं। ठीक है, इसलिए परमाणु का अस्तित्व कैसे आया? अणु या आयन के रूप में या एक दूसरे में संयुक्त होकर वो द्रव्य बनाते हैं या पदार्थ बनाते हैं जिसको हम देख सकते हैं। जैसे हाइड्रोजन ये आयन के रूप में रहता है, संयुक्त रूप से नहीं रहता है। या तो ये जल के साथ में संयुक्त करता है ऑक्सीजन के साथ में और H2 बनता है जल के रूप में जिसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। ऐसे इसके बाद कल इससे आगे दूसरा पार्ट आएगा जिसमें अपन अणु पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।